तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2007 में, जब इराक के प्रेसिडेंट बुश अमेरिका और इराक के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की घोषणा करते हैं, जिस वजह से दोनों देश के बीच चल रहे युद्ध अब खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका अपने 2 स्नाइपर्स को इराक भेजता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इराक में पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। असल में युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुश्मन देश में अमेरिकन वर्कर्स सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि इराक में कोई था जो अभी भी उन वर्कर्स को यहाँ पर मार रहा था। इसलिए सार्जेंट मैथ्यूज को उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजैक के साथ यहाँ पर भेजा था। इन लोगों का काम उन्हें मारना था जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को मार रहा था। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुपकर पाइपलाइन पर नजर रख रहे थे कि कहीं यहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छुपकर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और इन दोनों को यहाँ छिपे हुए पूरे 20 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है और वह आइजैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि इस जगह पर केवल मरे हुए कुछ वर्कर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स हैं। इसके अलावा मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमें वहाँ खुद जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन आइजैक कहता है कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन्हें किसी ने हेडशॉट से मारा है। हो सकता है कि इस जगह पर कोई इराकी स्नाइपर हो जिसने उन लोगों को मारा है, और मुझे लगता है कि शायद वो स्नाइपर जुबा होगा। एक्चुअल में जुबा एक बहुत ही खतरनाक इराकी स्नाइपर था। लेकिन मैथ्यूज कहता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यूज को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा। लेकिन आइजैक को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई स्नाइपर जरूर है। अब उन दोनों को यहाँ इंतजार करते हुए पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और उन 24 घंटों में उन्हें यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि वहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए मैं खुद वहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पीछे से देख सकते हो। आइजैक अभी भी मैथ्यूज को वहाँ जाने से मना कर रहा था, लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं सुनता और वह कंस्ट्रक्शन वाली जगह के करीब जाने लगता है। आइजैक पीछे से उस पर नजर रख रहा था। मैथ्यूज को उस जगह पर आकर अमेरिकन सोल्जर्स और वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आइजैक मैथ्यूज को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आइजैक का स्कोप खराब हो जाता है। आइजैक मैथ्यूज को उसके बारे में बताता है, तो मैथ्यूज कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तुम अपने स्कोप को बदल लो। आइजैक कहता है कि नहीं, ये स्कोप डीन का है और डीन इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए इस स्कोप को मैं उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता हूँ। दूसरी तरफ मैथ्यूज जब सारी डेड बॉडीज को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हेडशॉट से मारे गए हैं। मैथ्यूज जल्दी से ये बात आइजैक को बताता है। आइजैक कहता है कि तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, लेकिन मैथ्यूज अभी भी वहीं पर खड़ा होता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से गया है। लेकिन तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यूज आइजैक को बताता है कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर आइजैक भागकर उसके पास जाने लगता है। वो स्नाइपर आइजैक पर भी गोली चलाता है, लेकिन आइजैक गोली से बचने के लिए जिगजैग पोजीशन में भागता है। आइजैक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वह घायल हो जाता है। आइजैक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक वॉल के पीछे आकर छुप जाता है ताकि वो इसे देख ना सके। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था। वो आइजैक से बेस पर कांटेक्ट करके बैकअप और रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है। इधर आइजैक के पैर में गोली लगी हुई थी। वह अपने घाव पर पट्टी बांधता है ताकि नीचे गिर रहे ब्लड को रोका जा सके। इसके बाद बैग से रेडियो निकालकर अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। उस स्नाइपर ने जानबूझकर एंटीना को टारगेट किया था ताकि वो अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाए। वही हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है और वह अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजैक उससे कहता है कि तुम हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजैक वॉल में एक होल करके अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वह उस स्नाइपर को देख सके। फिर वह अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगता है। ऐसा करने पर उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो गोली बाहर निकल जाती है। अब दर्द की वजह से आइजैक यहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आता है तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक को लगता है कि बेस के लोग उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी हुई है और हमें मदद चाहिए। वो लोग उधर से कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं
पा रहे हैं, इसीलिए तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, या फिर तुम जहाँ हो वहाँ से खड़े होकर गोली चलाओ, तभी हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा पाएंगे। आईजैक उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान और कंफ्यूज हो जाता है, जिस वजह से इसे उस आदमी पर शक होने लगता है। वो आदमी जो आईजैक से करने के लिए कह रहा था वह सारी चीजें नियमों के खिलाफ थी। आईजैक नोटिस करता है कि उस आदमी का एक्सेंट एक अमेरिकन की तरह बिल्कुल नहीं था, इसीलिए ये समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी थी। वो स्नाइपर अब इसे भी मारना चाहता है, इसीलिए वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा था। एक्चुअल में उस स्नाइपर को आईजैक की रेडियो की फ्रिक्वेंसी मिल गई थी, जिस वजह से वो इससे बात कर सकता था। आईजैक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, इसीलिए अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो और अगर अपने साथी को भी जिंदा देखना चाहते हो। मैथ्यूज को जिंदा रखने के लिए आईजैक को ना चाहकर भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। वो स्नाइपर आईजैक से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है, जैसे कि ये स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है। वो स्नाइपर आईजैक से काफी सारी चीजें पूछने लगता है। आईजैक उसे ये सब इसलिए बताता है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखे। अब आईजैक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कोप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि आखिर वो स्नाइपर कहाँ पर होगा। आईजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ और मैं अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईजैक कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ जितने भी लोगों को मारा है वो सारे मासूम लोग थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन के बनने के बाद उससे इराकी गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे लोगों को मारकर सारी चीजें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। ये सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है, हम जैसे लोगों के लिए अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वह सारे पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को मिलेंगे। आईजैक को यहाँ एक सोल्जर के पास रेडियो दिखाई देता है। आईजैक उस स्नाइपर की बात इग्नोर करके रेडियो लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर कहता है कि तुम मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। ये सुनकर आईजैक कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता? स्नाइपर कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैंने मैथ्यूज को मार दिया तो ये वो दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले भी एक आदमी मर चुका है जिसका नाम डीन था। एक्चुअल में डीन आईजैक की गलती से मरा था, क्योंकि आईजैक का निशाना चूक गया था, जिस वजह से वो गोली डीन को लगी और वो मारा गया। स्नाइपर की सारी बातें सुनकर आईजैक काफी शौक हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। आईजैक को प्यास लगी थी, वो अपनी बोतल निकालकर पानी पीने लगता है, लेकिन बोतल खाली होती है क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी। स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर बोतल में गोली मारी थी। आईजैक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता। तभी स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तोड़ दिया ताकि तुम अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर में गोली मारी है ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। स्नाइपर कहता है कि तुम बिना पानी और इलाज के यहाँ तड़प तड़प कर मरने वाले हो। आईजैक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। ये सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम लोग हमारे देश में बंदूक लेकर आते हो और हम पर गोलियां चलाते हो और तुम मुझे ही आतंकवादी बोल रहे हो। कुछ देर बाद आईजैक उस स्नाइपर को देख लेता है जो कि एक बड़े से कचरे के ढेर में छिपा हुआ था, लेकिन आईजैक को अभी भी स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं थी। 24 घंटे लगातार उस कचरे के ढेर में छिपे रहना और उसके बाद भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम केवल जुबा ही कर सकता था। आईजैक कहता है कि कहीं तुम जुबा तो नहीं। तभी यहाँ धूल भरी हवाएं चलने लगती है। आईजैक उस चीज का फायदा उठाता है और जल्दी से एक मरे हुए सोल्जर के पास आता है। आईजैक उसका बैग लेकर वापस से वॉल के पीछे आकर छुप जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसका स्कोप टूट गया है, जिस वजह से वो अब उस स्नाइपर को नहीं देख पाएगा। तभी आईजैक को रेडियो पर यहाँ कुछ हलचल सुनाई देती है। आईजैक को पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। आईजैक उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है और वो स्नाइपर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है ताकि मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाए। मैथ्यूज के पास एक एम्ब्लेम था जो एक शीशे की तरह काम करता है, इसलिए वो उस एम्ब्लेम से कचरे की ढेर की तरफ देखता है। साथ में वो रेंगते हुए अपनी राइफल को लेने की कोशिश करता है। स्नाइपर आईजैक को बताता है कि पहले वह बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन के हमले से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए, इसीलिए तब से उसने अमेरिकन सेना से बदला लेने का फैसला किया। इस जगह पर तेज हवा की वजह से काफी धूल उड़ रही थी, जिस वजह से वह स्नाइपर मैथ्यूज को देख नहीं पाता। मौका देखकर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और राइफल से वो उस स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन राइफल रिलोड करते समय वो स्नाइपर इसे गोली मार देता है। गोली
सीधा मैथ्यूज के कंधे पर लगती है। जान बचाने के लिए वो आइजैक की तरफ जाने लगता है। मैथ्यूज आइजैक के पास पहुंच पाता कि उससे पहले वो स्नाइपर उसके सर पर गोली मार देता है, जिस वजह से मैथ्यूज यहाँ मारा जाता है। ये सब देखकर आइजैक को काफी हर्ट होता है क्योंकि उसका साथी उसके ही सामने मारा गया और वह कुछ भी नहीं कर पाया। स्नाइपर कहता है कि युद्ध तो पहले ही खत्म हो चुका है और तुम अब तक यहाँ इराक में क्या कर रहे हो। आइजैक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे अपनी कहानी बतानी होगी और तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक तुम मुझसे बात करते रहोगे। आइजैक यहाँ रोने लगता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही डीन को मारा है। मैं अपने दुश्मन स्नाइपर को मारने वाला था लेकिन मेरा निशाना चूक गया, जिस वजह से वो गोली डीन को जाकर लग गई और वो मारा गया। लेकिन आज तक मैंने सबसे झूठ बोला है कि डीन को दुश्मनों ने मारा है। स्नाइपर से बात करते वक्त आइजैक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक सुनता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आइजैक उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, बस वो उनकी आवाज सुन सकता था। आइजैक यहाँ स्नाइपर की आवाज सुनता है जो बेस के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे मदद मांग रहा था। बेस के लोगों को लगता है कि रेडियो पर जो उनसे बात कर रहा है वो आइजैक है, लेकिन वो स्नाइपर था। आइजैक को यहाँ सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और सोल्जर्स यहाँ पर आए और वो उन्हें भी मार दे। वो स्नाइपर यहाँ जाल बिछाकर एक एक को मार रहा था। आइजैक को एहसास होता है कि वो स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है। आइजैक यहाँ पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है, तब उसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आइजैक स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। आइजैक को लगता है कि वो स्नाइपर शायद सो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है। वो देखता है कि दो हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं जिन्हें उस स्नाइपर ने यहाँ बुलाया था। आइजैक अपनी वॉल को गिरा देता है और उस कचरे की ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक पर निशाना लगाए हुए बैठा हुआ था लेकिन धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्नाइपर उस पर फायर करता है जिस वजह से आइजैक उसकी रोशनी को देख लेता है। वो ठीक उसी जगह फायर करता है जहाँ से उसने रोशनी देखी थी। स्नाइपर अब कोई भी हरकत नहीं करता जिसे देख आइजैक को लगता है कि इसने उस स्नाइपर को मार दिया है। आइजैक उठकर खड़ा हो जाता है लेकिन वह अभी भी डर रहा था क्योंकि अगर स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो इसे मार देगा, लेकिन इस पर कोई भी फायरिंग नहीं होती है। आइजैक को कंफर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर अब मर चुका है। हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होती है। सोल्जर्स आइजैक को हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं। आइजैक बार बार उनसे कहता है कि उस कचरे के ढेर में चेक करो, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि आइजैक साफ तरीके से नहीं बोल पा रहा था। वो लोग उसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तभी वो स्नाइपर इन पर गोलियां चलाने लगता है। स्नाइपर उन सभी को मार देता है जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। आइजैक और मैथ्यूज के साथ साथ वे सारे सोल्जर्स भी यहाँ मारे जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।